हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर हम लोग जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उसमें किस किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ, तो आप लोग का फाइनली इंतजार समाप्त हुआ। जिस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाएंगे कि आप लोग का 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद कितने नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेंगे, किस किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, वीडियो को पूरा देखिए, हर एक चीज की जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। दोस्तों, ये क्लास 10th का है, इसी प्रकार आप लोग को 12th में भी पूछा जाएगा और 9th और 11th में भी। 10th में जितने बच्चे पढ़ते हैं सभी को जरूर शेयर कर दें, उन लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। और इसमें दोस्तों ये हम साइंस का लेकर आए हैं, इसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे तो मैथ का भी ला देंगे। हर एक प्रकार का क्वेश्चन आप लोग सामने मिलाकर रख देंगे और इससे भी बहुत सारे सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन से देख लीजिए और बिल्कुल सेम पैटर्न जिस प्रकार भी मैं दिखाने वाला हूं, क्वेश्चन विद आंसर। जी हां, हर एक का आंसर भी दिखाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, समझाने के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से ज्वाइन हो जाए। हाँ, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, अगर अभी तक आप लोग बेल आइकन जो होता है नोटिफिकेशन उसको नहीं दबाए तो जरूर दबा लीजिए, क्योंकि उससे हर एक वीडियो का अपडेट आप लोग सबसे पहले मिल जाएगा, सीधा घंटी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, जल्दी से देख लीजिए भैया, बाद में मौका नहीं मिलेगा। चलिए देख लेते। दोस्तों, आप लोग पता है कि आप लोग टर्म 1 में और टर्म 2 दोनों में 40 नंबर का एग्जाम होगा। 40 नंबर में से आप लोग को जो 1 नंबर वाले सवाल है वो 30 सवाल रहेंगे। यहाँ से आप लोग को 30 नंबर मिल जाएंगे, आपको पता है। 2.5 नंबर वाले आप लोग को 2 सवाल सॉल्व करने होंगे, जिससे आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। और आप लोग को 5 नंबर वाले 1 सवाल रहेंगे, जिसमें आप लोग को 5 नंबर, यानी कि टोटल 40 नंबर हो जाएगा। ये 2 सवाल में से या 3 सवाल दिया रहेगा, जिसमें से आपको केवल 2 सवाल सॉल्व करने होंगे। 5 नंबर वाले 2 सवाल रहेगा, जिसमें से केवल आप लोग को 1 सवाल सॉल्व करने रहेंगे। चलिए देखते हैं हर एक सवालों को। पहला सवाल है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। गोलीय दर्पण मतलब क्या होता है भाई साहब? मतलब जो अवतल दर्पण होता है, जो उत्तल दर्पण होता है, देखे ही होंगे ये सारा। ठीक है, तो इसमें जो बोला है कि फोकस दूरी यानी कि एफ और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है R = F/2। ठीक है, R = F/2 या फिर आप F = 2R भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों में कोई भी ऑप्शन में मिला मार देना फटाक से। R = F/2 मिल रहा है, इसको मार दो। समझ रहे हो? फॉर्मूला सिंपल से याद कर लेना, जब मैं और डिटेल में समझाऊंगा तब लोगों को और भी पता चल जाएगा। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ये देखिए, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उसका मुख्य अक्ष। परावर्तन मतलब यहाँ होता है फोकस और यहाँ होता है वक्रता केंद्र। कोई भी रे गया ऐसे समांतर, टकराया, टकराने के बाद ये हमेशा दोस्तों फोकस से पास होता है। कहाँ से? फोकस से। पर जो टकराया है, टकराया और वापस आया, इसी को तो बोलते हैं परावर्तन। तो परावर्तन के बाद कहां से पास हो रहा है? तो सर ये तो फोकस से पास हो रहा है। तो फोकस कहीं दिख रहा है? जी हां सर, यहां मार दो। अगला सवाल देखेंगे 3 नंबर, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? सिंपल, सभी मैंने आप लोग फॉर्मूला बताया। वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर दे दिया है कितना, तो सर 50 सेंटीमीटर दिया है। हम लोग को निकालना क्या है सर? तो फोकस दूरी यानी कि F निकालना है। F = क्या होता है? R/2, यानी सर 50 को 2 से भाग देंगे तो आंसर आ जाए क्या? बिल्कुल सही, काट दो। कितना बार में सर? 25 बार में। ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो आपको पता होगा प्रकाश का सबसे अधिक वेग होता है निर्वात में। ठीक है, फिर वायु में होता है, फिर कोई आप मतलब सबसे ज्यादा होता है गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सबसे कम जो होता है आप लोग का सॉलिड में। सॉलिड यानी कि यहाँ पर ठोस क्या है? वो होता है कांच। तो कांच में सबसे कम न्यूनतम वेग होगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग बोल सकते हो प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, कमेंट करके जरूर बोलना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। 4D क्षमता वाले यानी कि 4 डायोप्टर, डी मतलब होता है डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो पावर = दे दिया है 4 डायोप्टर, कोई दिक्कत नहीं सर। और क्या बोल दिया? फोकस दूरी। तो F = होता है, फॉर्मूला याद रखना, 1/p। ठीक है, F = क्या होता है? 1/p। 1/p मतलब 1/4। 1/4 को आप जब भाग दोगे तो 0.25 आंसर आप लोग आ जाएगा। लेकिन याद रखिए, भाग देंगे तो 0.25 आया, 1/4 को भाग दिए ना तो 0.25 आया, ये मीटर में आता है। सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से गुना हो जाए, यानी कि 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्लियरली दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक कहाँ होता है? अभी मैंने कहा, जी हाँ मेरे दोस्त, निर्वात में। मतलब जहाँ धूल कण, हवा, पानी कुछ भी नहीं मिलता, निर्वात। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को किससे ठीक करते हैं? तो उसको उत्तल लेंस से ठीक करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का फोकस दूरी किसमें होता है? तो ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस में होता है, नेगेटिव होता है। जबकि उत्तल की बात करें तो हमेशा वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला सवाल 8 नंबर, दिए गए प्रक्रम में कौन उष्माक्षेपी है? तो उष्माक्षेपी दोस्तों, जिसमें हम लोग को उष्मा मिलेगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें
उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है, यानी ऊर्जा भी मिलती है, तो वो होता है ऊष्माक्षेपी। कौन है? श्वसन। जी हाँ, श्वसन। आप जब सांस लेते हो तो ऊर्जा मिलती है ना, कुछ देर सांस बंद करके छोड़ दो, रख दो कुछ देर, 1 सेकंड 30-40 सेकंड, फिर देखना क्या हालत होता है आप लोग का, फिर ऊर्जा डाउन हो जाएगा। तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इससे हम लोग ऊर्जा मिलती है। समझ रहे हो? जी हाँ सर, हम तो समझ रहे हैं, हम चालाक, मैं तो क्या यार। आगे देखो, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली? चिप्स के पैकेट खाते हो ना, कुरकुरे, लेज, अभी तो बहुत सारे फैंटास्टिक, टेढ़े मेढ़े, येड़े मेढ़े, क्या क्या आ गया है, ठीक है। फिर पापा की परी, पता नहीं, फिर उसके बाद क्या क्या आ गया है, तो मम्मी का मगरमच्छ जो जो होता है, तो उसमें कौन सा गैस डाला जाता है? याद रखिएगा, उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, ठीक है। ये अभिक्रिया नहीं करती है खाने के सामानों से। उसे आप देखे होंगे, कोई जब फुस हो जाता है कोई पैकेट, तो आप लोग उसको लेना चाहोगे? बिल्कुल नहीं लेना चाहोगे। क्यों? क्योंकि विकृत गंधी होता है, वो खराब गंध आ जाता है उसमें। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों, जंग लगना संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है कि द्विविस्थापन है? आपको पता होगा, जब जंग लगता है दोस्तों, तो जंग किसमें लगता है? लोहा में, धातु में लगता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, और ऑक्सीजन Fe2O3 बना लेता है। मतलब ये संयोजन, एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो याद रखना, ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो गंधीय सूचक मतलब जिससे गंध से पता चल जाए कौन अम्ल है कौन क्षार है। जैसे लिटमस का पता करते हैं ना, कलर से रंग बदल जाता है, नीला को लाल करता है, लाल को नीला कर देता है, उसी प्रकार गंधीय सूचक में से गंध बदल जाता है। तो सबसे ज्यादा गंध किसमें आपको खराब लगता है? प्याज। तो प्याज मार दीजिए, प्याज एक गंधीय सूचक है, याद रखना, ठीक है। वैसे जब प्याज खा के किसी के सामने जाओगे तो आपके सामने कोई बात ही नहीं करता है। चलो, आपको अपना वाला दिन याद आ गया हो गया। ये अगला सवाल देखो, 12 नंबर, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो दोस्तों, हड्डी जब टूट जाता है, ठीक है, तो उसको प्लास्टर करते हैं किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है सर? तो यहाँ पे इंतजार कर रहा है ये CaSO4.12H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यही जब अभिक्रिया कर लेता है पानी से, यानी कि H2O से, तो यही हार्ड बना लेता है। आप लोग क्या बना लेता है? ये बना लेता है जिप्सम, ठीक है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2, याद रखना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? तो टमाटर में आप लोग का ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना ये सर। अभी अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा मान लो इस प्रकार से है, ठीक है। अब ये भोजन करना चाहेगा तो किस प्रकार से? अपना यहाँ तो खोलेगा, कैसे खोलेगा? देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ कोई खाना होगा तो ये बोलता है, ये जो होता नहीं होता है दोस्तों कुटपाद, धीरे धीरे इसको पूरा घेर लेता है और यहाँ खाना को पचा लेता है। तो ये जो होता है कुटपाद, कुटपाद के सहारे से अपना भोजन प्राप्त करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? आप लोगों ने बताया था। एक सवाल का जवाब आप लोगों को देना है कमेंट में। सभी लोग, जितने सारे विद्यार्थी देख रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो और आप लोग सच में कुछ अच्छे नंबर लाने के लिए प्रयास कर रहे हो, और इसका पता करो आंसर क्या होगा, कमेंट में सभी लोग बोलना। जितने सारे विद्यार्थी यहाँ तक देखे हैं कमेंट में जरूर लिखना, मैं देखता हूँ कितने सारे विद्यार्थी सही करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस जीव में 100 पोषण होता है? जीव बोला है तो यहाँ हो जाएगा, देखो, अमरबेल, कवक, अमीबा। ये कोई भी 100 जीव नहीं है। आप लोग आम जो है वो एक पेड़ से प्राप्त होता है, तो एक कह सकते हो 100 है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण, जो भी प्रकाश संश्लेषण के सहारे से खाना तैयार करता है वो 100 है। अब बोलोगे सर हम लोग भी तो 100 है, हम लोग खुद अपना खाना तैयार करते हैं, हम लोग सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। अरे भाई साहब, आपको सब्जी रोटी मिलता कहाँ से? किसी दूसरे पर तो आश्रित होगा क्या? सूरज पानी से आप बना लेते हो? सूरज का रोशनी, ऑक्सीजन, जल से बना लेते हो खाना? नहीं ना। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं दोस्तों, 2 अलिंद और 2 निलय होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन को दोस्तों श्वसन वर्णक कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उसे बोलते हैं वृक्काणु, यानी कि नेफ्रॉन। ऑप्शन सी सही हो गया। दोस्तों यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव सवाल समाप्त होता है। अब सेक्शन बी की तरफ हम लोग चलेंगे। यहाँ पर आप लोग का 5 सवाल रहेगा, टोटल 1 नंबर का, मतलब एक नंबर का सवाल रहेगा, और सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देना होता है, 5 नंबर मिल जाएगा। बहुत ही ऑब्जेक्टिव ही समझ लो, सिर्फ हाथ से लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अभी मैंने बताया F=R/2, तो लिख दिया मैंने। लेंस का असमांतर क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, लिख दिया मैंने। मानव नेत्र का निकट बिंदु कहाँ होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखना। निकट बिंदु की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु की बात करेगा तो कहाँ होता है? अनंत पर होता है। कहाँ पर? अनंत पर, याद रखना। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल प्रदान करता है, और इस अभिक्रिया को दोस्तों कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन ये वाला, चलिए ऑप्शन नहीं, हम लोग लिखना पड़ेगा। और अंतिम सवाल 5 नंबर है इस सेक्शन में कि उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें डैश का अनुपात बढ़ जाता है। उपचयन एक क्या है? अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, जिसमें क्या बढ़ जाता है? तो बोलोगे सर इसमें तो ऑक्सीजन ऐड होता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अगला सवाल देख ले क्या है हम लोग का। सेक्शन सी में
सेक्शन सी में भी दोस्तों टोटल 5 सवाल है, जिसमें एक एक नंबर का होगा, लेकिन ये एक लाइन वाला सवाल है। इससे पहले वाला एक वर्ड वाला था, अब एक लाइन में आपका आंसर लिखना होगा। चलिए देखते हैं। बोला है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखो, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, उदासीन मतलब क्या, न अम्ल होगा न क्षार होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, लवण हो जाएगा। तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर लेता है, लवण और जल प्रदान कर देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ रहे हो। अगला सवाल है उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी हो गया, उष्माक्षेपी होगा, अच्छे से देख लो। अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ, किसके साथ साथ, उत्पाद, कोई भी अभिक्रिया कराओगे तो उत्पाद तो आएगा ही, ऑब्वियसली बात है। उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उत्पाद के साथ साथ अगर उष्मा भी उत्पन्न हो जाए, ठीक है, यानी कि हमको एनर्जी मिले, तो उसे क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी। दो प्रकार का अभिक्रिया होता है दोस्तों, एक होता है उष्माक्षेपी, एक होता है उष्माशोषी। शोषी नाम से ही शोषण आ रहा है, यानी कि उष्मा का शोषण होगा, जिसमें आपको उष्मा देना पड़ेगा, बट उष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको खुद ऊर्जा मिलेगा, इसमें खुद उष्मा मिलेगा। समझ रहे हो। जैसे आप चूना को पानी में घोल दो तो पूरा बड़ा बड़ा फूटने लगता है ना, तो एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें आपको उसमें निकल रहा है। देखते हो पानी कितना गर्म हो जाता है, चूना को पानी में डाल दोगे तो, घर में कभी पुताई किए हो तो समझ जाओगे। जनन क्या है। तो जनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे नई संतति उत्पन्न करता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। क्या होता है ये, इसमें एक नई जनन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव, मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, ठीक है, अपने ही जैसे संतति उत्पन्न करता है, इसी क्रिया को हम लोग जनन बोलते हैं। नेत्र की संवेदन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूर की वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, उसे नेत्र की संवेदन क्षमता कहते हैं। ये फिर आप इससे इतना भी लिख सकते हो कि लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, जो उसे क्या बोलते हैं, संवेदन क्षमता बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पास रखी वस्तुएं दिखाई देती है पर दूर रखी वस्तुएं नहीं दिखाई देती, उसे क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। बोले सर ये तो उल्टा हो गया, निकट दृष्टि दोष बोल रहा है बट निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। तो जी हाँ, ऐसे ही होता है, याद रखना। अगला सवाल बोल रहा है कि मोटर का, अब देखो, अब जो हम लोग का 2 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन आप लोग यहाँ पर टोटल 3 सवाल दिए जाएंगे, 2 का आप लोग जवाब देना है, 2.5 नंबर करके 5 नंबर मिल जाएगा। पहला सवाल है मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया। साइड मिरर मतलब रेयर व्यू, मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी कि पश्च दृश्य देखने के लिए। तो देखिए क्या, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये क्या, बहुत ज्यादा क्षेत्र को देख सकता है, समझ रहे हो, जिसके कारण उत्तल दर्पण में चालक अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकता है, और उसका क्या, वो क्षेत्र अधिक होता है, जिसके कारण जो चालक होता है, ड्राइवर होता है, अपने पीछे आने वाली गाड़ियों को बहुत ज्यादा क्षेत्र में देख सकता है, एरिया में देख सकता है। साथ ही उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यार क्या, गाड़ी पीछे वाला को देखेगा, अगर उल्टा बना देगा प्रतिबिंब तो फिर समझ ही नहीं पाएगा। तो हमेशा जो उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है, जिसके कारण इसका प्रयोग वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किया था। पश्च दृश्य मतलब क्या होता है सर, तो वही होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी कि साइड मिरर के रूप में। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, समझ लो क्यों। क्योंकि संतुलित समीकरण मतलब क्या, दोनों तरफ का परमाणु क्या होगा, समान होगा। जैसे देख लो 2Na+O2 क्या बन जाए, 2NO, इधर 2 गो Na है, यहाँ भी 2 गो Na हो गया, ऑक्सीजन 2 गो है तो यहाँ भी 2 गो ऑक्सीजन हो गया। तो इस प्रकार से ये संतुलित है, ठीक है। विरंजक चूर्ण के सूत्र तथा 2 महत्वपूर्ण उपयोग है। विरंजक चूर्ण का सूत्र हम अभी आप लोग बताएं, CaOCl2 होता है। इसका 2 उपयोग निम्नलिखित क्या क्या लिखा है कि पेयजल को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी विरंजक चूर्ण का प्रयोग पानी में कर दिया जाता है ताकि पानी शुद्ध हो जाए। और क्या, रोगाणुनाशक ऑक्सीकरण में प्रयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक मतलब क्या, जब किसी कुआं में कहीं पर ज्यादा कीटाणु हो जाते हैं तो वहां पर विरंजक चूर्ण डाल दिया जाता है ताकि वो कीटाणु मर जाए। और इसका उपयोग दोस्तों ऑक्सीकरण के रूप में भी किया जाता है, यानी जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसका उपयोग किसका, तो CaOCl2 का, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। अब दोस्तों आप लोग का 5 नंबर वाले सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन 2 सवाल रहेगा, 5 वाले 2 सवाल रहेगा आप लोग को, जिसमें से सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, 5 नंबर मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं सिर्फ एक ही सवाल लेकर आया हूँ, और मैं आप लोग को यहाँ पर और लिखा रहेगा और एक सवाल रहेगा, उसका भी आप आंसर, मतलब दोनों में से जो भी आपको बढ़िया लगे, जो भी आसान लगे वो लिख सकते हो आंसर। देखिए एक सवाल कैसा आएगा, हो सकता है ऐसा सवाल पूछे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, प्रधानाक्ष, वक्ता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी इसकी परिभाषा लिखिए। मतलब जितना सारा चीज है गोलीय दर्पण में सभी का आप डेफिनेशन छाप दो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ध्रुव की। ध्रुव क्या है, गोल, देखियो ये है, ये हो गया मान लो अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये होता है दोस्तों दर्पण का ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है।
हो रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, उसका केंद्र कहाँ, यहाँ पर बीचों बीच है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ध्रुव बोलेंगे। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, ये दर्पण हो गया उसी के पृष्ठ पर स्थित है, और इसे प्राय किससे निरूपित करते हैं हम लोग, यहाँ P से निरूपित करते हैं, हो गया। मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष, यानी कि जो दोस्तों ये वाला होता है, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पर केंद्र हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो सीधी रेखा निकलती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष, जो बोलना है बोलो। वक्रता केंद्र क्या है, तो देखो गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक है, इसे C से निरूपित किया जाता है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। वक्रता केंद्र समझ लो क्या बोला है, वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, ये गोले के अंदर होता है वक्रता केंद्र। ये मान लो पूरा गोला हो गया, यहाँ पर ये केंद्र होता है, सेंटर होगा, तो इस प्रकार से आप जब उसको छाट दोगे तो ये कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये होता है कि क्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ इस गोले के केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। गोले के जो किसी भी गोलीय दर्पण जो होता है वो किसी गोले का पार्ट होता है, कोई भी जो गोलीय दर्पण होता है यही वाला समझ लो, ये भी किसी गोले का पार्ट है ना, तो उस गोले की जो केंद्र होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। हम लोग देखे भी होंगे इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन केंद्र यहाँ होता है, क्यों, क्योंकि ये गोला का पार्ट है, कहीं ना कहीं उसका केंद्र है, समझ रहे हो। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है उसे उस बिंदु को इस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस मतलब क्या, समझ गए, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है, इस प्रकार से यहाँ टकराया, यहाँ मिला, यहाँ टकराया, यहाँ मिला, तो इसे हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। फोकस दूरी क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अक्षर F द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होगा, ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया ध्रुव, अभी बोले कि जो केंद्र ध्रुव होता है इसी पर होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, हाँ मतलब गोलीय दर्पण ध्रुव ये वाला हो गया और मुख्य फोकस ये वाला फोकस मान लीजिए, इसके बीच की दूरी है वही होगा फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ दूरी जो होगा वो होगा वक्रता केंद्र, या फिर जो बोलना है, ठीक है। इसे आप द्वारा निरूपित करते हैं। तो इतना ही था दोस्तों, इसी प्रकार के सवाल पूछ जाएंगे। नेक्स्ट आप लोग का सोच रहा हूँ कि जो पिछले साल का मॉडल पर है उसका भी सॉल्यूशन ला दो, तो वीडियो को देखिए और सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलेगा। इसी प्रकार वीडियो और देखने के लिए चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तो जय हिंद, वंदे मातरम।